Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 physical activity trainer. आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. एंड यस, अगर इससे पहले आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो वो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप देख सकते हैं. ओके सो सबसे पहले मार्किंग स्कीम का डिस्कशन करते हैं. देखिए, जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, वो एक स्किल सब्जेक्ट है एंड उसमें 2 पार्ट्स होंगे. पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स. जो क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं ये पार्ट बी से बिलोंग करते हैं. बट अगर आप पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो उसके लिए सेपरेट वीडियो है एंड उसकी मार्किंग स्कीम भी डिफरेंट है. ठीक है, तो आप उसको सेपरेटली देखेंगे. यहाँ पर हम पार्ट बी की मार्किंग स्कीम का डिस्कशन कर रहे हैं. तो पार्ट बी से आपसे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सबसे पहला होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे. यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, 1 वर्ड, 1 लाइन, मैच, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे. देन सेकेंड टाइप के क्वेश्चन होंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होगा. ये 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे. ओके, सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 1 मार्क के होंगे. First question, dash can be defined as all activities that teachers and students undertake to get information that can be used to alter teaching and learning. Means हम जानते हैं जब टीचर्स हमें कुछ सिखाते हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो सीख रहे हैं, तो दोनों ही ये चीज कैसे पता कर सकते हैं कि उन्हें अपने सिखाने या सीखने के मेथड में क्या चेंज करने हैं. ये चीज उन्हें कैसे पता लगती है? थ्रू असेसमेंट. सो असेसमेंट ऐसी एक्टिविटीज है जिसकी हेल्प से आप अपने टीचिंग एंड लर्निंग के मेथड को चेंज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हमें कहाँ पर चेंज करने की नीड है. देन असेसमेंट इंक्लूड्स डैश एंड एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट वर्क. सो असेसमेंट में टीचर ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं स्टूडेंट के वर्क को और तभी उन्हें पता चलता है कि उन्हें कहाँ पर चेंज करना होगा. यू कैन असेस इट इफ यू डिडंट टीच इट. मीन्स अगर आपने कोई चीज पढ़ाई नहीं है तो आप उसे असेस कर सकते हैं. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि जो चीज हमने सिखाई ही नहीं है हम उसका असेसमेंट नहीं ले सकते. देन यू कांट असेस विदाउट अ गोल. ट्रू और फॉल्स? ये स्टेटमेंट ट्रू है. जब हम कोई गोल रखते हैं, हमारा एक टारगेट है कि हमें किस चीज का असेसमेंट लेना है, हम तभी उस चीज को असेस कर सकते हैं. बिना गोल के हम असेस नहीं कर पाएंगे. देन टू टीचर ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स. हमने डिफरेंट ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स के बारे में डिस्कशन किया था. बैक ऑफ द वॉल टेक्निक, स्कैनिंग. देन to observe the full class, teacher should be standing outside the activity area. This statement is true or false? ये statement true है, क्योंकि जब आपको पूरी क्लास को ऑब्जर्व करना है, आप एक्टिविटी एरिया के बाहर रहेंगे तभी आप पूरी क्लास को प्रॉपरली ऑब्जर्व कर पाएंगे. एंड यस, जहां पर ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन होंगे तो आपको पूरा आंसर लिखना है ट्रू या फॉल्स, सिर्फ टी या एफ ना लिखें. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एस्पेक्ट्स ऑफ चिल्ड्रंस वर्क कैन बी असेस्ड बाय सेल्फ असेसमेंट. अगर सेल्फ असेसमेंट दिया जाएगा जिसमें स्टूडेंट्स खुद को एनालाइज करते हैं, खुद को असेस करते हैं, ऐसे में कौन कौन से एस्पेक्ट्स पर वर्क किया जाता है? साइकोमोटर, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी. एंड जब आपको एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तब यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर और ऑप्शन दोनों मेंशन करना है. ओके. Then next question, dash is work a student completes outside of the physical education class. So जो आप फिजिकल एजुकेशन की क्लास में काम कर रहे हैं वो आपका एक टाइप से क्लास वर्क होता है. इस तरह से जो काम आप फिजिकल एजुकेशन क्लास के बाहर कर रहे हैं वो आपका होमवर्क होता है. Which physical factors influence the assessment? सो कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स की वजह से असेसमेंट इन्फ्लुएंस होता है? एज, डेवलपमेंटल लेवल, फिजिकल डिसेबिलिटीज, ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. इन सभी फैक्टर्स की वजह से असेसमेंट इन्फ्लुएंस होता है एंड ये सभी फिजिकल फैक्टर्स हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. Then next, dash of students by other students can be used to assess competence in performance of skills and demonstration of selected critical elements.
इसका यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि ऐसी क्या चीज है जो स्टूडेंट्स एक दूसरे पर परफॉर्म करते हैं सो दैट वो ये एसेस कर पाएं कि उनकी स्किल्स की परफॉर्मेंस कैसी है, वो क्रिटिकल एलिमेंट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ये चीज हमें कैसे पता चलती है? जब पीयर ऑब्जर्वेशन करते हैं। Next question, required props or equipment for tests available. This task is a part of dash checklist. हमने 3 तरह की चेकलिस्ट के बारे में पढ़ा था। हमें बताना है कि ये वाला स्टेप हम कौन सी चेकलिस्ट में इंक्लूड करते हैं। ये जो टास्क है कि हमें चेक करना होगा कि वहां पर प्रॉप्स और इक्विपमेंट जो टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल है या नहीं। तो ये चीज हमें असेसमेंट से पहले चेक करनी होगी, इसलिए ये प्री असेसमेंट चेकलिस्ट का पार्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। आपको यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट गिवन होगी और पूछा जाएगा कि वो कौन सी चेकलिस्ट का पार्ट है, तो आप वहां पर यही चीज चेक करेंगे कि वो टास्क हमें कब परफॉर्म करना नेसेसरी है, असेसमेंट से पहले, असेसमेंट के दिन या असेसमेंट के बाद। तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी टीचर हैज डिफरेंट स्टाइल ऑफ टीचिंग, ट्रू और फॉल्स? ये स्टेटमेंट ट्रू है। हर एक टीचर का अपना अपना स्टाइल होता है पढ़ाने का। भले ही वो कंटेंट सेम पढ़ाएंगे, हो सकता है कि आपके पास फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर के लिए 2 टीचर्स हों, दोनों टीचर्स आपको सेम सिलेबस पढ़ाएंगे, बट उनका अपना अपना तरीका होगा पढ़ाने का। देन नेम 3 असेसमेंट टूल्स। चेकलिस्ट, असेसमेंट rubric, बेंचमार्क, ये अलग अलग असेसमेंट टूल्स हैं। Then, regardless of when self-assessment is used, children need to have ample opportunity to practice the various components dash completing it. मतलब सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए, वो कभी भी हो, ये बात मैटर नहीं करती है, बट हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं जो वो बच्चा सीख रहा है, तो कोई भी स्किल है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स उसने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं, कब? उस असेसमेंट को कंप्लीट करने से पहले। तो इसका मतलब है कि पूरा असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले ही हमें ये इंश्योर करना है कि उस बच्चे ने उस स्किल के सारे कंपोनेंट्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है। सो द आंसर इज बिफोर। देन इवेल्युएशन फोकसेस ऑन ग्रेड्स, ट्रू और फॉल्स? ये स्टेटमेंट ट्रू है, इवेल्युएशन का फोकस होता है ग्रेड्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इवेल्युएशन इवेल्युएट्स द आउटकम ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ पर आपको इवेल्युएशन का टाइप बताना है जिसमें हम आउटकम को इवेल्युएट करते हैं। दिस इज कॉल्ड समेटिव इवेल्युएशन। मतलब यहाँ पर हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि जो प्रोग्राम था, हम उससे जो बच्चे को सिखाना चाहते थे उसे वो समझ में आया या फिर नहीं, तो हम उसका आउटकम इवेल्युएट कर रहे हैं, मीन्स उसको ग्रेड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। देन by dash evaluation the teacher can know the student their strength and weakness. जब हम डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करते हैं तो टीचर को पता चल जाता है कि स्टूडेंट कहाँ पर स्ट्रांग है, कहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ है एंड कहाँ पर वो वीक है। सो द करेक्ट आंसर इज डायग्नोस्टिक। देन dash evaluation is used to monitor students learning progress during instruction with the purpose of providing ongoing feedback to students and teachers. सो यहाँ पर पूछा गया है ऐसी कौन सी टाइप की वैल्यूएशन है जिसमें हम स्टूडेंट्स के लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं, मतलब एनालाइज करते हैं। मीन्स जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं क्या वो स्टूडेंट्स को समझ में आ रहे हैं, और हम उनको जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी क्लासेस या जो भी कुछ हम उन्हें सिखाते हैं उसी टाइम हैंड टू हैंड हम उन्हें इवेल्युएट करते रहते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर इसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, क्योंकि इसमें ऑनगोइंग फीडबैक रहता है। हम जैसे जैसे चीजों को सिखाते हैं हम वैसे वैसे ही फीडबैक लेते रहते हैं। Next question, a dash assessment is based on the experience, judgment and wisdom of the teacher who knows and teaches skills to students. अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमसे कौन से टाइप के असेसमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, जो एक्सपीरियंस पर बेस्ड होगा, जजमेंट पर बेस्ड होगा, टीचर के विजडम पर बेस्ड होगा। तो यहाँ पर कहीं भी ये बात नहीं की गई है कि क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पर बात की जा रही है क्वालिटी की। सो इसलिए ये है क्वालिटेटिव असेसमेंट, क्योंकि इसमें देखा जाएगा कि जो टीचर हमें ये सभी चीजें सिखा रहे हैं वो कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, उनका जजमेंट कैसा है, वो कितने उस चीज की नॉलेज रखते हैं। तो ये क्वालिटेटिव असेसमेंट होता है। देन
collection of the students data through program coordinator in the school. This task is a part of dash plan. So हमने different type के assessment plans के बारे में पढ़ा है. हमें बताना है कि ये particular task कौन से plan का part है. तो अगर हम स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के थ्रू, ये हमारा प्री असेसमेंट का पार्ट होता है. एंड ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हमें कोई असेसमेंट कंडक्ट कराना है तो असेसमेंट कंडक्ट कराने से पहले ही हमें ये डेटा मिल जाना चाहिए कि कौन कौन से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं. तो उनका सारा डेटा पहले कलेक्ट करना जरूरी है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्री असेसमेंट. Next question, in fitness test, a student's score is compared to a table of norms and given a rating. This is an example of dash assessment. जब हम फिटनेस टेस्ट कंडक्ट करते हैं उसमें हम स्टूडेंट के स्कोर को कंपेयर करेंगे एक गिवन टेबल से. उस टेबल में पहले से ही नॉर्म्स और उनकी रेटिंग लिखी होंगी. लाइक अगर 1 to 10 है तो कौन सी रेटिंग होगी, 11 to 20 है तो कौन सी रेटिंग होगी. इस तरह से एक टेबल ऑफ नॉर्म्स होती है. हम उसके साथ स्टूडेंट के स्कोर को कंपेयर करते हैं और फिर रेटिंग प्रोवाइड करते हैं. तो ये कौन से टाइप का असेसमेंट है? ये है क्वांटिटेटिव असेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर स्कोर को कंपेयर किया जा रहा है और उस कंपैरिजन के बेसिस पर ही रेटिंग मिलती है. तो ये है क्वांटिटेटिव असेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी मैटर करती है. देन द कैपेसिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो ये होती है एरोबिक कैपेसिटी, जहां पर हम ये देखते हैं कि आप किसी भी एक्टिविटी को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कितनी देर तक कर सकते हैं. Then name two tests to measure the aerobic capacity. Aerobic capacity measure करने के लिए beep test and 600 meter run walk, ये two test हैं. Then dash means maximum amount of force one can generate with lesser amount of oxygen or no oxygen. So जब ऑक्सीजन कम होगी या फिर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स जनरेट कर पा रहे हैं किसी भी एक्टिविटी में, वो होती है एन एरोबिक कैपेसिटी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेम अ टेस्ट टू मेजर एनारोबिक कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट. एनारोबिक कैपेसिटी मेजर करने के लिए 30 मीटर रन टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं. Then ensure error-free report cards are delivered to the school. This task is a part of dash. So यहाँ पर हम PTM से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं. हमें कौन से फेज में ये इंश्योर करना है कि एरर फ्री रिपोर्ट कार्ड्स हमने स्कूल को प्रोवाइड कर दिए हैं. सो एज अ टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप PTM के पहले ये चीज इंश्योर करें. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्री PTM प्रिपरेशन. क्योंकि PTM होने से पहले ही आप रिपोर्ट कार्ड्स वहां पर स्कूल को प्रोवाइड करेंगे सो दैट PTM में वो जो पेरेंट्स हैं उनको शो किए जा सके. Next question, dash are designed in such a way that it helps the student to improve the shortcomings and provide them to perform better. So these are called remedial measures. मतलब जब हमें पता है कि स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उन्हें रेमेडियल मेजर सजेस्ट करते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं उनकी वीकनेस को ओवरकम करने में, उनकी शॉर्ट कमिंग्स को इम्प्रूव करने में. और जब वो अपनी वीकनेस को ओवरकम कर पाएंगे तभी वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे. सो द करेक्ट आंसर इज रेमेडियल मेजर्स. नाउ लेट अस प्रोसीड टू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ 2 marks. First question, what is assessment? Assessment means the act of making a judgment about something. मतलब जब हम किसी चीज का कोई जजमेंट बनाते हैं, लाइक अगर हम फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट करा रहे हैं, वहां पर बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं तो आप उनका असेसमेंट लेते हैं ताकि आप ये जजमेंट बना पाए कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. असेसमेंट इज द प्रोसेस डिप्लॉयड टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट लर्निंग. मतलब स्टूडेंट उस एक्टिविटी से कितना सीख रहे हैं या फिर जो भी स्किल उन्हें सिखाई गई है वो कितना सीखे हैं, ये चीज हमें तभी पता लग पाती है जब हम असेसमेंट कंडक्ट करते हैं. Which two questions should an assessment answer? So असेसमेंट को 2 क्वेश्चन के आंसर देने चाहिए. सबसे पहला कि क्या लर्न किया गया है और दूसरा कितने अच्छे से लर्न किया गया है. इसलिए हम असेसमेंट कंडक्ट करते हैं. लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट. सो यहाँ पर हमने 4 टाइप्स के असेसमेंट के बारे में पढ़ा था. टीचर ऑब्जर्वेशन, होमवर्क, पीयर ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ असेसमेंट.
What is a checklist? It is an important tool used to better organize your assessment and to verify easily your most important task. देखिए, अगर हम डेली लाइफ की भी बात करें तब भी हम चेकलिस्ट यूज करते हैं। जो भी हमारे टास्क होते हैं हम उन सभी को लिस्ट डाउन कर लेते हैं ताकि हमें पता चल पाए कि हमें कौन कौन सी चीजें करनी है। तो अगर हम एक ही जगह सभी टास्क लिख लेते हैं उससे हम आसानी से सभी टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे, कोई टास्क मिस नहीं होता है। तो इसलिए चेकलिस्ट को हम फिजिकल एजुकेशन में भी यूज करते हैं ताकि टीचर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना भूले एंड वो सभी टास्क को कंडक्ट कर पाए। सो दिस इज चेकलिस्ट। What is a rubric? Rubric is a coherent set of criteria for student skill that includes description of levels of performance quality on the criteria. The main purpose of rubrics is to assess performances. मीन्स हम जानते हैं असेसमेंट के लिए हम डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं, तो उसी में से एक होता है रूब्रिक। रूब्रिक बेसिकली हमें डिफरेंट क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है। जैसे अगर मैंने किसी स्टूडेंट को ए ग्रेड दी है तो वो ए ग्रेड किस बेसिस पर है, उसकी पूरी एक अपनी डिस्क्रिप्शन होगी। अगर मैंने किसी स्टूडेंट को बी ग्रेड दी है तो उसकी एक अपनी डिस्क्रिप्शन होगी। अगर मैंने सी ग्रेड दी है इसका मतलब वहां पर इंप्रूवमेंट की नीड है, स्टूडेंट एवरेज परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से हर एक लेवल की अपनी डिस्क्रिप्शन होती है उसके क्राइटेरिया के लिए। एंड हम मेन इसको इसलिए यूज करते हैं ताकि हम बच्चे की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाए, एसेस कर पाए। व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन? दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं? सो असेसमेंट और इवेल्युएशन दोनों में क्राइटेरिया की रिक्वायरमेंट होगी। मीन स्पेसिफिक क्राइटेरिया होगा, उसी के बेसिस पर हम दोनों चीजें बता पाते हैं। देन यूज मेजर्स, मेजर्स के बेसिस पर हम असेसमेंट और इवेल्युएशन करते हैं। देन एंड आर एविडेंस ड्रिवन, मीन्स हमारे पास एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस बेसिकली हम परफॉर्मेंस को कह रहे हैं, सामने स्टूडेंट परफॉर्म करेंगे तभी हमें पता चल पाएगा कि उन्होंने असेसमेंट में कैसा परफॉर्म किया या उनका इवेल्युएशन किस तरह से किया जाना है। वो हमें तभी पता चल पाएगा जब वो हमारे सामने परफॉर्म करेंगे और वो परफॉर्मेंस ही एविडेंस होती है। देन हाउ टू टेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी? फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए हम सिट एंड रीच टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं एंड इसका डिस्टेंस सेंटीमीटर्स में मेजर किया जाएगा और यही टेस्ट स्कोर होता है। इस तरह से हम फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। हाउ टू टेस्ट एब्डोमिनल स्ट्रेंथ? एब्डोमिनल स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए, टेस्ट करने के लिए सिटअप्स या फिर कर्ल अप टेस्ट परफॉर्म करते हैं। गिवन टाइम ड्यूरेशन में टोटल नंबर ऑफ सिटअप्स जो परफॉर्म किए गए हैं वही टेस्ट स्कोर माना जाता है। इस तरह से हमें एब्डोमिनल स्ट्रेंथ टेस्ट करनी है। देन हाउ टू टेस्ट एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ऑफ लोअर बॉडी? लोअर बॉडी की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। इसका टेस्ट स्कोर होता है जो डिस्टेंस मीटर्स में कवर किया गया है वही इसका टेस्ट स्कोर होता है। देन हाउ टू टेस्ट एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ऑफ अपर बॉडी? सो अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी के लिए डिफरेंट एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होती है और उसको अलग से ही मेजर किया जाएगा। इस चीज का भी ध्यान रखना है, हो सकता है ये ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में भी पूछ लिया जाए। सो अपर बॉडी की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए ओवरहेड मेडिसिन बॉल थ्रो यूज करते हैं। इसमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस मेडिसिन बॉल कवर करती है फर्स्ट बाउंस पर वही होता है टेस्ट स्कोर एंड इसे मीटर्स में मेजर किया जाता है। देन लेट अस प्रोसीड टू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग असेसमेंट। सो डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स होंगे। सबसे पहले हैं फिजिकल फैक्टर्स जैसे एज, डेवलपमेंटल लेवल, फिजिकल डिसेबिलिटीज, जनरल हेल्थ। ये सभी ऐसे फिजिकल फैक्टर्स हैं जो आपके फिजिक से रिलेटेड होते हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। ये सभी असेसमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। देन स्कूल फैक्टर्स, ये स्कूल से रिलेटेड होंगे, आप अपने स्कूल में कितना सेफ फील करते हैं एंड वहां पर आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी मेंटल स्टेट क्या है, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं। ये सभी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं असेसमेंट को। देन टीचर फैक्टर्स मींस जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, जो हमें सिखा रहे हैं, उनकी खुद की नॉलेज कितनी है, वो कितना बच्चों को समझ पाते हैं एंड जो भी एक्टिविटीज कंडक्ट करानी है उनकी उन्हें कितनी नॉलेज है, टेस्ट मटेरियल्स के साथ कितनी फेमिलियरिटी है, ये सभी चीजें मैटर करती हैं।
Next question, what points can be added in the planning of qualitative assessment apart from the points in quantitative assessment? So quantitative assessment और qualitative assessment दोनों टाइप में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो उनकी प्लानिंग में कॉमन होंगे। हमसे यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स पूछे गए हैं जो क्वांटिटेटिव असेसमेंट में नहीं होते हैं पर क्वालिटेटिव असेसमेंट में होते हैं, ये हमें यहाँ पर बताने हैं। तो सबसे पहला है, इन योर प्लान इंश्योर दैट एंड्योरेंस टेस्ट इज डन ऑन अ सिंगल डे with no other test if possible as this test is tiring। क्योंकि एंड्योरेंस टेस्ट में थक जाते हैं इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि इसके साथ और कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट इसके साथ कर सकते हैं बट हमें जनरली यही कंसिडर करना चाहिए कि मिनिमम हम 2 डेज लें सारे टेस्ट कंडक्ट करने के लिए, ताकि ये जो एंड्योरेंस टेस्ट है इसके साथ और कोई टेस्ट ना आए। ठीक है, देन गिव अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ रिकवरी बिटवीन टेस्ट। जब डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट कराए जा रहे हैं तो उनके बीच में अप्रोप्रिएट टाइम होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स रिकवर कर पाए प्रॉपरली। देन बी अटेंटिव व्हेन रिकॉर्डिंग द स्कोर ऑन योर इनपुट शीट्स। क्योंकि इनपुट शीट्स पर हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करने वाले हैं तो हमें बहुत केयरफुली नोट करना है, क्योंकि अगर कहीं पर भी कोई गलत रिकॉर्ड हो जाता है, कोई गलत हम इनपुट दे देते हैं, उस वजह से जो स्टूडेंट्स की एबिलिटी है उसके बारे में गलत इन्फेरेंस मिलेगा। इसलिए हमेशा बहुत ध्यान से इनपुट शीट को फिल करना है। हाउ टू मैनेज अ पेरेंट टीचर मीटिंग। सो पेरेंट टीचर मीटिंग मेंटेन करने के लिए हमें 3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहला है टू वे कन्वर्सेशन, मीन्स सिर्फ हम ही पेरेंट्स को नहीं बताते हैं बल्कि हम भी पेरेंट्स से सीखते हैं एज अ टीचर, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स के बारे में अगर कोई सबसे ज्यादा जानता है तो वो है उनकी फैमिली। तो हम उनकी फैमिली से समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेस हैं, एंड काफी सारे ऐसे पॉइंट्स जो हम नहीं जानते, नहीं समझते, पर उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स हमें बता सकते हैं। सो हमें भी उन्हें बताना है, जो हम जानते हैं और जो वो जानते हैं वो हमें शेयर करेंगे। देन एम्फेसिस ऑन लर्निंग, आपको पेरेंट्स को बताना है एंड उनको सजेशंस देने हैं कि वो किस तरह से अपने चिल्ड्रन की हेल्प कर सकते हैं लर्न करने में। देन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के अपॉर्चुनिटीज चैलेंजेस के बारे में समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनके लिए कहाँ कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं या फिर कहाँ पर वो चैलेंज फेस कर रहे हैं और वो कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये सभी चीजें आपको उन्हें एक्सप्लेन करनी है। Now let us proceed to subjective questions of 4 marks. What things should you remember for PTM? As a teacher आपको पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ये चीज यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बी ऑन टाइम, आपको टाइम से आना है एंड यू हैव टू स्टे काम, आपकी कम्युनिकेशन पोलाइट वे में होनी चाहिए। जब कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसको पहले समझें प्रॉपरली उन्होंने क्या कहा है और फिर उसका आंसर करें। अगर पेरेंट्स चाहते हैं तो आप उनसे टेस्टिमोनियल भी फिल करा सकते हैं। देन आप जब भी बच्चे के बारे में कुछ बोल रहे हैं, स्टूडेंट के बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो हमेशा पॉजिटिव रहकर बोलें। भले ही आप उसकी किसी शॉर्ट कमिंग के बारे में बता रहे हैं पर उसको बताने के भी अलग अलग वेज होते हैं, तो आप हमेशा पॉजिटिव वे को चूज करें सो दैट पेरेंट्स को प्रॉब्लम भी समझ में आए और उनको बुरा भी ना लगे और वो उस चीज को समझ के उसको इम्प्रूव कर पाए। देन व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग स्केल। सो 2 टाइप्स की ग्रेडिंग स्केल होती है, 3 पॉइंट एंड 5 पॉइंट। सबसे पहला 3 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल में A stands for proficient, जिसमें हम 3 पॉइंट्स अलॉट करते हैं। देन B फॉर डेवलपिंग, इसमें हम 2 पॉइंट्स डिनोट करते हैं। एंड C मीन्स अभी डेवलपमेंट की नीड है एंड इसमें 1 पॉइंट अलॉट किया जाता है। देन कम्स 5 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल, इसमें A इसको 5 पॉइंट्स मिलते हैं, इसका मतलब एक्सेलेंट परफॉर्मेंस है। देन बी इसको 4 पॉइंट्स मिलते हैं, मीन्स वेरी गुड। देन सी इसको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, मीन्स गुड परफॉर्मेंस। देन डी मीन्स 2 पॉइंट्स, एवरेज परफॉर्मेंस है। एंड ई मीन्स 1 पॉइंट, अभी इंप्रूवमेंट की नीड है। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू क्रिएट बेंचमार्क। बेंचमार्क क्रिएट करने के लिए हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है, कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहला, हमें डेटा पॉइंट्स डिफरेंट स्कूल से, डिफरेंट स्टेट से कलेक्ट करने हैं। जितने ज्यादा वैल्यूज होंगी उतना ज्यादा अच्छा बेंचमार्क क्रिएट हो पाएगा। देन द डेटा शुड बी टेकन फॉर द सेम एज ग्रुप, क्योंकि हम बेंचमार्क बना रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि सेम एज ग्रुप के लिए हम डेटा कलेक्ट करें एंड उसी ग्रुप के लिए हम बेंचमार्क
बेंचमार्क बना रहे हैं, और मेल एंड फीमेल के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलेक्ट करना है, क्योंकि उनके लिए नॉर्म्स भी डिफरेंट होंगे। भले ही वो सेम एज ग्रुप के हैं, पर फिर भी हमें उन दोनों के लिए अलग अलग डेटा पॉइंट कलेक्ट करने हैं और नॉर्म्स भी अलग अलग बनाने हैं। मोर द डेटा पॉइंट मोर एक्यूरेट विल बी द नॉर्म्स। सो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि डेटा पॉइंट जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा एक्यूरेट नॉर्म्स बन पाएंगे। आफ्टर गेटिंग द डेटा वन शुड एनालाइज द डेटा एंड क्रिएट नॉर्म्स। हमें पूरे डेटा को अच्छे से एनालाइज करना है और फिर नॉर्म्स टेबल बनानी है। नॉर्म्स विल बी इन ग्रेडिंग फॉर्मेट, ग्रेडिंग फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 to 10 के लिए ए, 11 to 20 के लिए बी, इस तरह से, जस्ट एन एग्जाम्पल। सो ग्रेडिंग फॉर्मेट होना चाहिए। देन once the norm has been created, it has to be tested for authentication with the help of pilot testing. हमें pilot testing की help से इस चीज को verify करना है, authenticate करना है उसे finally use करने से पहले। Then जब ये सभी पॉइंट्स हमने कंसिडर कर लिए हैं एंड उसकी टेस्टिंग भी हो गई है, वेरीफाई कर लिया है हमने कि हाँ ये ठीक है, उसके बाद हम उस नॉर्म को यूज कर सकते हैं। Next question, what is the difference between assessment and evaluation? Assessment is ongoing and evaluation provides closure. Means जब हम कोई भी चीज सिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट सिखा रहे हैं या एक्टिविटी सिखा रहे हैं, तो थ्रू आउट द एक्टिविटी हम असेसमेंट कंडक्ट कर सकते हैं एंड ये ऑनगोइंग प्रोसीजर होता है। हमने कुछ चीज सिखाई, कोई छोटा सा ही कंपोनेंट सिखाया, हमने उस चीज का असेसमेंट कंडक्ट कर लिया। बट जो इवेल्युएशन होती है वो क्लोजर प्रोवाइड करती है, मीन्स टूवर्ड्स द एंड हम इवेल्युएशन कंडक्ट करते हैं। देन असेसमेंट इम्प्रूव्स लर्निंग क्वालिटी एंड इवेल्युएशन जजेस लर्निंग लेवल। जैसे कि मैंने कहा कि असेसमेंट ऑनगोइंग प्रोसीजर है, तो इसमें जब हम कोई भी चीज सिखा रहे हैं, हमने उसी टाइम असेसमेंट कंडक्ट किया, तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर कमी है, हम उस चीज को तभी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो उससे लर्निंग क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। पर इवेल्युएशन में क्योंकि हम बिल्कुल एंड के आसपास आने पर ही इवेल्युएशन करते हैं, तो उससे सिर्फ हम ये पता लगा सकते हैं कि लर्निंग लेवल क्या है। उसे इम्प्रूव करना वो हमारे उस पार्ट का प्रोसीजर नहीं रहेगा। ओके, देन असेसमेंट अपग्रेडेड एंड इवेल्युएशन ग्रेडेड। मींस असेसमेंट से अपग्रेडेशन होता है, आप अपनी लर्निंग क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, मींस आप अपग्रेड कर रहे हैं। और इवेल्युएशन से हम सिर्फ ग्रेड प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज वो ग्रेड्स पर ही फोकस करता है। देन असेसमेंट प्रोवाइड्स फीडबैक। असेसमेंट से हमें फीडबैक मिलता है कि हम कहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं, और फिर हम जब नेक्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो फिर हम उस एरिया पर ध्यान दे सकते हैं। बट इवेल्युएशन, क्योंकि उसमें हम एंड की तरफ ही इवेल्युएशन परफॉर्म कर रहे हैं, जब वो पूरी एक्टिविटी खत्म होने को आई है हम तब इवेल्युएशन कर रहे हैं, तो उससे सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि ये शॉर्टफॉल कहाँ पर है या फिर प्रॉब्लम कहाँ पर है। बस हम ये बता सकते हैं, उस चीज को वहां पर इम्प्रूव करने के चांस नहीं रहते हैं। उससे सिर्फ हमें ये पता चल पाएगा कि हमारी शॉर्टकमिंग्स कहाँ पर थी। ब्रीफली एक्सप्लेन असेसमेंट प्लान आउटलाइन। असेसमेंट प्लान आउटलाइनिंग में हमें 4 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव्स। हमें सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर करने हैं, डिस्क्राइब करने हैं। देन टेक्निक्स, इंडिकेट मेथड्स टू बी यूज्ड फॉर टेस्ट। हम टेस्ट में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करने वाले हैं। देन टाइमलाइन, मीन्स क्या क्या प्लान रहने वाला है टेस्टिंग का। एंड रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स, यहाँ पर हमें प्रॉपरली बताना है कौन कौन से रिसोर्सेज और मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सभी चीजें हमें यहाँ पर लिस्ट डाउन करनी है। गिव सैम्पल रेमेडियल मेजर टू इम्प्रूव द एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी इम्प्रूव करने के लिए हमें अपनी कार्डियो ट्रेनिंग को इंक्रीज करना होगा, जिससे हमारी एरोबिक कैपेसिटी इंक्रीज होगी, बिकॉज हमारी बॉडी ज़्यादा एफिशिएंटली अवेलेबल ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर पाएगी एंड हेंस हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। देन वॉकिंग और रनिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें ना ही हमारा कोई ऐसा खर्चा होता है और ये इनएक्सपेंसिव एक्सरसाइज है जो हम किसी भी टाइम कर सकते हैं। Then jumping rope burns up to 13 calories a minute and is great for a quick workout. So इससे आपकी aerobic capacity भी improve हो जाएगी और साथ ही आपका workout भी हो जाता है। एंड अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है कि आप बाहर
वॉक या रनिंग के लिए नहीं जा सकते हैं तो आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, ये कूल वे है एंड इससे एरोबिक कैपेसिटी भी इम्प्रूव हो पाएगी। देन साइकिलिंग, इससे डबल ड्यूटी परफॉर्म होती है, आपका एरोबिक वर्कआउट तो होता ही है और साथ ही आप एक इको फ्रेंडली फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहे हैं जिससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा है। देन फास्टर स्टाइल्स ऑफ डांसिंग, ये भी आप यूज कर सकते हैं एरोबिक वर्कआउट के लिए और इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है और फन एक्टिविटीज भी कर पाते हैं। सो दिस इज हाउ you can improve your aerobic capacity. So students, with this we have completed question answer for this chapter 1 and yes, यहाँ पर हमने जितने भी questions किए हैं, सपोज करते हैं कि मैंने आपको कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स में कराया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो 2 मार्क्स में ही पूछा जाए, हो सकता है कि वो आपसे 1 मार्क की फॉर्म में पूछ लिया जाए या फिर जो मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में कराया है वो आपसे ट्रू फॉल्स की फॉर्म में पूछ लिया जाए। तो इसलिए जितने क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं इन सभी के कंसेप्ट पर ध्यान दें एंड किसी भी क्वेश्चन को रटना नहीं है, अगर आप उसके कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो वो किसी भी फॉर्म में पूछा जाए आप उसका आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, सो विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।